अच्छा, सबसे पहले ना ये एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है नोटपैड प्लस प्लस। हाँ, पहला काम तो ये है कि आप सब ने ना इसे इंस्टॉल करना है। अपने कंप्यूटर पे जाके वहाँ पे जाकर आपने लिखना है नोटपैड प्लस प्लस। डाउनलोड भी लिख लें तो अच्छी बात है। ठीक है, ये सामने ये फ्रीवेयर है, मतलब इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, लाइसेंस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ना क्रैक्स है कि कोई स्टोरी है, फ्रीवेयर है ये। हमने जितनी भी कोडिंग को समझना है ना, वो इस एप्लीकेशन के ऊपर करके समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसे इंस्टॉल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये मैंने लिखा डाउनलोड। आपके पास अगर ऐप ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है तो मे बी ये ना हो, आपको टेक्स्ट एडिट HTML एडिटर ढूंढना पड़ेगा कोई। हाँ जी, नहीं कर रहा मैं, इसलिए कह रहा हूँ HTML एडिटर ढूंढने। तो कॉफ़ी के नाम से है, कॉफ़ी एडिटर होता है कोई, मेरा ख्याल है इसके लिए कोडिंग लिखी जाती है। देखिएगा जब मैं पढ़ाऊँगा कोडिंग लिखी जाती है तो फाइन। ठीक है, अभी देखते हैं, मैं पढ़ाता हूँ ना, फिर देखिएगा। सो आप लोगों ने तो भाई ये इंस्टॉल कर लेना नोट, ये आ गया नहीं नोटपैड, इस पर क्लिक करें तो ये डाउनलोड का बटन आ गया। आप इसे क्लिक करें, बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई इतनी खास हार्ड साइंस नहीं है इसकी। ये डाउनलोड इधर हो रहा है। चलो, फोल्डर में मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, नहीं मैं सब प्रोसीजर बता रहा हूँ आपको। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, सिंपली इस तरह इसने इंस्टॉल हो जाना। ठीक है ना, कोई मुश्किल काम तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल इंस्टॉलेशन है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई भी ऐसी नहीं है जो मैंने सेटिंग की हो। ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गया जी। रन नोटपैड मैं कहता हूँ वही चीज़ खोल दो। चलो, खुल गया, ये इंस्टॉल हो गया आपके पास। यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं आपका लेक्चर अपना। फिलहाल जो पेजेस खुले हुए आ रहे हैं मैं इन सबको बंद कर देता हूँ। आप देख रहे हैं मैं बंद कर रहा हूँ पेजेस को। अच्छा, हमने कहा था कि दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं, एक वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है और एक HTML कोड यानी कोडिंग वाली वेबसाइट। तो बहुत सारे डिटेक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से हम डिटेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए मैं क्या लिखता हूँ, ऑनलाइन CMS डिटेक्टर। आगे तो हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आकर हम वेबसाइट का नाम दे देते होते हैं कि भाई हम किसको डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम इस वेबसाइट को डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसे पेस्ट कर दें यहाँ पे। अब ये मुझे बता देगा कि ये वेबसाइट CMS में बनी हुई है। CMS स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। बता दिया उसने क्या बताया? वी डिड नॉट रिकग्नाइज CMS। इसका मतलब ये है कि ये किसी भी CMS में नहीं बनी हुई, ये कोडिंग में बनी हुई है। और अच्छी वेबसाइट जो होती हैं वो कोडिंग की वेबसाइट्स होती हैं, CMS की वेबसाइट्स नहीं होती हैं। एनीवेज, मतलब इतनी बुरी भी नहीं होती, लेकिन अगर कोई बंदा कंपैरिजन कर रहा हो कि रिलायबिलिटी के हिसाब से, लाइफ टाइम के हिसाब से, तो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि कोडिंग की वेबसाइट हो। लेकिन एक रियलिटी ये भी है
कि ज़्यादा तादाद जो है वो CMS वेबसाइट की है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इजी टू यूज़, इजी टू मैनेज एंड चीप रेट्स, बहुत सस्ती बन जाती है। मतलब ये कोडिंग की वेबसाइट बहुत एक्सपेंसिव बनती है, हर कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाता, वो छोड़ता है यार इतना महंगा काम है तो छोड़ ही देते हैं उसको। लेकिन CMS में वो जल्दी वेबसाइट बना लेता है। अच्छा, अब ये वेबसाइट मैंने खोली है, अब जरा पहले समझ लेते हैं कि हम जो SEO पढ़ रहे हैं उसको किस फेजेस में पढ़ना है। हम जो SEO पढ़ रहे हैं ना उसको हमने मुख्तलिफ फेजेस में पढ़ना है। नंबर 1 पहला फेज क्या है? पहला फेज ये है कि जो भी SEO एक्सपर्ट होता है, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO स्टैंड्स फॉर, ठीक है। और जो SEO एक्सपर्ट है उसने करना क्या है? एक्चुअली उसने वेबसाइट को गूगल फ्रेंडली करना है। इसका मतलब है कि वेबसाइट पहले से बनी हुई है। SEO एक्सपर्ट का काम वेबसाइट बनाना नहीं है, ठीक है। SEO एक्सपर्ट का काम बनी, यानी हमारे पास जो वेबसाइट्स आएंगी, मेरे पास जब भी वेबसाइट आएगी, कोई मुझे ये नहीं कहेगा भाई मुझे वेबसाइट डेवलप करके दें। जो वेबसाइट डेवलप होनी है वो वेब डेवलपर का टास्क होगा। जी अजय, जो वेबसाइट डेवलप होनी है वो वेबसाइट डेवलपर का टास्क है। हमारे पास जो आती हैं, हमारे पास लोग आते हैं कहते हैं भाई हमारी वेबसाइट बनी हुई है, अभी नहीं बनी है, आप डिजिटल मार्केटिंग की क्लास के लिए आए हैं? जी अजय बैठ जाइए। तो हमारे पास जो लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट नई है या पुरानी है, लेकिन ये गूगल पर नज़र नहीं आती हैं। गूगल पर नज़र ज़रूर आती हैं, मगर सिर्फ उस वक्त आती हैं जब हम लोग अपनी वेबसाइट का नाम लिखते हैं। नाम का मतलब है URL लिखें तो आ जाएगी। लेकिन वैसे कोई बंदा सर्च कर रहा हो, यानी हमने एक वेबसाइट बनाई है तो एक्चुअली हम कोई बिजनेस करते हैं ना, तो हमारी कोई प्रोडक्ट लाइन होगी, हमारी कोई सर्विसेज होंगी, मतलब जो भी चीज़ है जो हम बेचना चाह रहे हैं, बेसिकली तो वेबसाइट से हम मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी। तो हम चाहते तो ये है ना कि भाई वेबसाइट का नाम पीक सॉल्यूशन, बेशक बहुत पॉपुलर कॉलेज है कंप्यूटर कॉलेजेस में, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के सब लोगों को पता होगा पीक सॉल्यूशन का। कम लोगों को पता होगा। अगर हम पूरे पाकिस्तान में से रेशियो निकालें, पूरे लाहौर में से रेशियो निकालें तो कम लोग होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने उन्हें भी तो मार्केट करना है जो पीक सॉल्यूशन को नहीं जानते, उधर तक पहुंच रहे हैं ना। जहाँ जो लोग पीक सॉल्यूशन को जानते हैं वहां तक तो हम पहले ही पहुंच चुके हैं। अब हमने उन लोगों तक जाना है जो लोग पीक सॉल्यूशन को जानते नहीं है। तो पीक सॉल्यूशन को जो लोग जानते नहीं है वो पीक सॉल्यूशन लिख के तो सर्च भी नहीं करेंगे। वो कैसे सर्च करेंगे? वो पीक सॉल्यूशंस की प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, जो भी उनकी प्रोडक्ट्स है, जो उनकी बिजनेस कैटेगरी है, उसको लिख के सर्च करेंगे। होना ये चाहिए कि जब वो हमारी प्रोडक्ट को सर्च करें तो हमारा नाम ऊपर आ जाए। तो ये SEO है और ये मार्केटिंग है। तो लोग हमारे पास इसलिए आते हैं कि भाई हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, जब कोई बंदा हमारी प्रोडक्ट लिखता है तो हमारी वेबसाइट तो नहीं आती है, मगर कंपटीटर की वेबसाइट आ जाती है। तो लाजमी बात है, अगर कंपटीटर की वेबसाइट आएगी तो लीड भी उसी को मिलने वाली है। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई SEO करा लेते हैं ताकि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं अगर कोई बंदा सर्च करे तो नंबर पर आ जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें पहला जो रोल है, जो पहला काम है, वो तो वेबसाइट का है। मतलब वेबसाइट हमने बनाई तो नहीं है, लेकिन जब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मैंने इसमें कुछ चेंजेस करनी है, तो चेंजेस करने के लिए मुझे किसी हद तक तो वेबसाइट पे काम करना आना चाहिए। अगर मुझे बिल्कुल वेबसाइट पे कुछ करना ही नहीं आता तो मैं SEO कैसे करूँगा? इसका मतलब है कि हम सपोज करते हैं कि जो SEO एक्सपर्ट्स होते हैं वो वेबसाइट पे काम कर सकते हो, चाहे वो वर्डप्रेस की वेबसाइट हो तो चाहे वो कोडिंग वाली वेबसाइट हो, मगर वो वेबसाइट डिज़ाइन करने की बात नहीं कर रहे, हम डेवलप करने की बात भी नहीं कर रहे। हमने वेबसाइट में कुछ चेंजेस करनी है। हमें सिर्फ इतना होना चाहिए कि हम वेबसाइट में तब्दीलियां कर सकें, और बहुत सारी नहीं। आप समझ लो कि वेबसाइट के ऊपर पूरी की पूरी वेबसाइट में शायद 20% या 25% ऐसा पार्ट है जहां पर SEO अप्लाई होती है। मतलब वो यूनिक पार्ट बता रहा हूँ, डुप्लीकेट पार्ट तो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे तस्वीर है तो एक वेबसाइट पे एक तस्वीर तो नहीं है ना, किसी के पास 1000 तस्वीरें भी हो सकती हैं, 500 तस्वीरें भी हो सकती हैं। तो SEO हमने इमेज पे करनी है, तो मुझे अगर एक इमेज पे करनी आ गई तो 1000 इमेजेस पे भी आ जाएगी। तो इस तरह जो हमारे पास यूनिक टाइप है उसकी, वो तकरीबन 20 से 25% ही होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वेबसाइट को इतना अंडरस्टैंड करना है कि हम वेबसाइट में जाकर ये चेंजेस कर सकते हो। इसलिए इसका जो पहला पार्ट है वो तो ये है कि हमें वेबसाइट की अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, हमें वेबसाइट पे एडिटिंग करनी आए। जब तक हमें वेबसाइट पे एडिटिंग नहीं करनी आएगी, हम उस वक्त तक SEO भी नहीं कर सकते। वेबसाइट एडिटिंग करना पहला काम है। आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हो, मुझसे रोजाना लेक्चर लेकर जाएं,
कॉपियाँ आप लाते हो, नोट्स बनाते हो, मैं भी आपको नोट्स देता हूँ, इतनी मोटी किताब भी दी हो आपको कि ये एसईओ है, लेकिन आपको वेबसाइट पे काम करना नहीं आता, तो आपको एक बंदे की ज़रूरत है जो आपको असिस्ट करेगा कि हाँ भाई वो वेब डेवलपर है, वो आपको असिस्टेंस देगा कि हाँ भाई ये करना है तो ये कर लो, ये करना है तो ये कर लो। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई जो वेब एसईओ करने वाला बंदा है उसको वेबसाइट मैनेजमेंट आनी चाहिए, क्योंकि जब मेरा क्लाइंट मुझे ये कहेगा मेरी एसईओ कर दो, तो मुझे उसकी वेबसाइट पे ऑन साइट जाकर चेंजेस करनी है। अब वो अगर मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होऊंगा तो मैं उसकी वेबसाइट को ख़राब भी कर सकता हूँ एसईओ करने की बजाय। मैंने उसकी वेबसाइट पे कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं करनी, मैंने उसकी वेबसाइट पे कोई डिज़ाइन चेंज भी नहीं करनी, मतलब ऐसा भी नहीं करना है कि उसकी वेबसाइट पे 4 कॉलम्स आ रहे हैं और 6 रोज आ रही हैं, तो मैं कहूँ नहीं भैया 4 कॉलम्स क्यों है, तो 6 होना चाहिए, रोज को 7 होना चाहिए, मतलब मैं कोई स्ट्रक्चरल चेंज भी नहीं कर रहा, लेकिन वो जो चीज़ें उस पर हैं उनके अंदर एसईओ मिस है, उन कंपोनेंट्स में एसईओ मिसिंग है, उन कंपोनेंट्स में जाकर मैंने एसईओ को ऐड करना है। इसके लिए हमें वेबसाइट एडिट को समझना है, इसलिए हमारा इसमें जो पहला पार्ट होगा वो ये है कि हम वेबसाइट एडिटिंग को अंडरस्टैंड करें कि हमने वेबसाइट्स में चेंजेस कैसे करनी है, ठीक है। यानी पहला हिस्सा क्या है हमारा, वेबसाइट एडिट का। फिर जब हम एसईओ में जाएंगे, एसईओ के अंदर फिर हमारा जो पहला पार्ट होगा वो होगा कीवर्ड रिसर्च का। फिर जब हम तीसरा हिस्से में जाएंगे, फिर हमारा जो पार्ट होगा वो होगा ऑन साइट का, ऑन साइट एसईओ का। फिर जब हम इसमें अगले हिस्से में जाएंगे तो फिर हमारा जो पार्ट होगा वो टेक्निकल एसईओ का होगा। और फाइनली फिर इसमें एक छोटा सा टास्क और होता है और वो होता है लिंक बिल्डिंग। इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या होती है। यहाँ जाकर ये हमारा एसईओ का पूरा मॉड्यूल है, और आपके पूरे कोर्स में जो सबसे बड़ा मॉड्यूल होता है वो एसईओ का ही होता है, जिसमें क्योंकि आपको अंदाजा हो गया कि क्यों बड़ा होता है भाई, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझनी है, जो आप पहले करके ही नहीं आए। मतलब कीवर्ड रिसर्च क्या मतलब क्या है, हम चाह तो यही रहे ना कि हमारी मार्केटिंग वेबसाइट से हो, तो वेबसाइट से मार्केटिंग कैसे होगी भाई, वेबसाइट से मार्केटिंग सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है कि लोग कुछ सर्च करें और हम उन्हें नजर आ जाए। तो लोग जो सर्च कर रहे हैं उनकी जो क्यूरीज हैं उन्हें हम ट्रीट करेंगे कीवर्ड्स के तौर पर, तो इसका मतलब हमें ये भी पता होना चाहिए कीवर्ड्स क्या हैं। अब कीवर्ड कोई फिक्स चीज तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कोई इंटरनेट मार्केटिंग की फील्ड में कोई किताब ऐसी है जिसमें सब लिखा हो कि भाई ये वाली ब्रांड है तो उसका ये कीवर्ड होगा, ये वाली ब्रांड है तो उसका ये कीवर्ड होगा। इसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी हमें, ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। एसईओ की जॉब का जो पहला टास्क होता है वो कीवर्ड रिसर्च का होता है। उसके बाद ऑन साइट एसईओ, नाम से पता लग रहा है कि भाई वेबसाइट पे जाकर चेंजेस करो, ऑन साइट एसईओ क्या होगी पढ़ेंगे। टेक्निकल एसईओ, ये भी नाम से पता लग रहा है, जैसे मैं ये कहूँ कि जो क्लासरूम है, इस क्लासरूम में लेक्चर कंडक्ट करने के लिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से एक फैक्टर तो ये है मेरा रोल पढ़ाना है आपको मैंने, ठीक है ना, लेकिन उसमें अगर हम देखें तो इस क्लासरूम के टेक्निकल रिसोर्सेज का भी बहुत काम है। जैसे अभी लाइट अचानक बंद हो जाए तो सब कुछ मौजूद है, आप चेयर पे भी बैठे हुए हैं, मैं भी मौजूद हूँ, मेरा लैपटॉप भी है, लैपटॉप बंद भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमारी क्लास तो कंडक्ट नहीं हो पाएगी लाइट जाने की वजह से, जब तक कि जनरेटर नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि क्लास चलाने के लिए ये टेक्निकल रिसोर्सेज की भी ज़रूरत है। इसी तरह आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए एक टेक्निकल पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल एसईओ, जिसमें हम ज़्यादातर वेबसाइट की स्पीड को और कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो वो वाली एसईओ कौन सी होती है, वो टेक्निकल एसईओ होती है। और इसी तरह लिंक बिल्डिंग, लिंक बिल्डिंग को हम बोलते हैं आसानी से समझने के लिए ऑफ साइट एसईओ। अब नाम से पता लग रहा है, पहली थी ऑन साइट, अपनी वेबसाइट पे मार्केटिंग करेंगे, अपनी वेबसाइट पे काम करेंगे। ऑफ साइट का मतलब दूसरों की साइट पे जाके काम करेंगे, ठीक है। अब ये दूसरों की साइट पे क्या है, भाई कोई बंदा अलाउ करेगा मुझे कि भाई मेरी वेबसाइट पर आ जाओ और आप कर लो काम, ठीक है, मैं आपको अपनी वेबसाइट को एक्सेस तो नहीं देगा ना। एक्चुअली इस तरह की वेबसाइट बनाई जाती हैं जो लिंक बिल्डिंग की सर्विसेज देती हैं, और वो चार्ज करके आपको कहते हैं कि भाई आप यहाँ पर अपना लिंक लगा लें। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम मार्केटिंग करते हैं तो कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी मैसेज भेजते हैं, सड़क के ऊपर बैनर भी लगाते हैं, और हम एक काम और करते हैं कि किसी अच्छे से माल में जाकर वहाँ पर जो ब्रांड्स हैं
उन ब्रांड्स की शॉप्स में अपनी स्टैंडीज भी लगा देते हैं। अब सबसे इफेक्टिव कौन सा तरीका होगा फिर? स्टैंडीज वाला। मिसाल के तौर पर हमने पिज़्ज़ा हट के अंदर जाकर अपनी स्टैंडी लगा दी। अक्सर रेस्टोरेंट में आप देखते हैं ना टीवी लगा होता है, तो हम कोई भी बंदा वहाँ पे पिज़्ज़ा खाने आ रहा है तो जितनी देर टीवी चल रहा है ना, पीक स्टेशन के ऐड ही चलते जा रहे हैं उसके ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पिज़्ज़ा हट की रेपुटेशन कैश की। जो बंदा पिज़्ज़ा हट में बैठकर पीक स्टेशन को देखेगा उसके नज़दीक एक इमेज क्रिएट होगा कि भाई ये पिज़्ज़ा हट वाले इसको वेट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, इसका मतलब है इसमें कुछ दम है। इट इज़ अ टाइप ऑफ लिंक बिल्डिंग। इसको हम बोलते हैं लिंक बिल्डिंग, कि दूसरे की अच्छी रेपुटेशन को हम कैश कर लेंगे। हमारी अथॉरिटी शायद इतनी अच्छी ना हो जितनी अच्छी अथॉरिटी किसी और की हो, तो उस अथॉरिटी की वजह से हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये मैंने कवर कर दिया पूरा एसईओ को कि हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया कि भाई हमारा स्टार्टअप कहाँ से हो रहा है, वेबसाइट एडिटिंग से हो रहा है। कि हमें सबसे पहले क्या करना आना चाहिए, वेबसाइट को एडिट करना आना चाहिए। चलो, इसके लिए मैंने क्या कहा था। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक वेबसाइट खोली भी हुई है, जरा उसको भी देख लें। जैसे ये वेबसाइट खुली हुई है हमारे पास, हाँ, अब आप देखें कि ये वेबसाइट क्या है। अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर किस तरह का कंटेंट है, तो इसमें हमें तस्वीरें नज़र आ रही हैं छोटी बड़ी, इसमें हमें टेक्स्ट नज़र आ रहा है, उसमें से कुछ टेक्स्ट पैराग्राफ्स की शक्ल में है और कुछ टेक्स्ट हेडिंग्स की शक्ल में है। क्या ख्याल है, यही चीज़ें हैं ना सारी बार बार रिपीट होकर हमारे सामने आ रही हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, और वो क्या है, लिंक्स नज़र आ रहे हैं, हाइपर लिंक्स नज़र आ रहे हैं, एंकर्स नज़र आ रहे हैं। जब हम इन पर क्लिक करते हैं तो हम किसी और जगह पर चले जाते हैं। एक चीज़ ये नज़र आ रही है, फिर एक फुटर नज़र आ रहा है, यहाँ पर सारी डिटेल्स आ रही हैं शॉर्ट नीचे। तो यही एक कंटेंट है एक वेबसाइट का। मैं क्या, एक वेबसाइट का आम कंटेंट यही है। तो अब हम देखें, अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो एक वेबसाइट में हमें क्या नज़र आ रहा है, इन शॉर्ट टेक्स्ट, इमेजेस और हाइपरलिंक्स। ऐसे ही है ना, बस यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। चाहे वो सोशल मीडिया के साथ लिंक बना हुआ है, चाहे वो हमारे ही पेज के किसी दूसरे पेज से लिंक बना हुआ है, चाहे वो किसी वेबसाइट से लिंक बना हुआ है, तो यही चीज़ें नज़र आने लगी हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये चीज़ें समझनी है बस, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में जब हमने चेंजेस करनी है तो वहीं पर एसईओ अप्लाई होगी। अब ये वाली जो वेबसाइट का हिस्सा हम देख रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं कि ये वेबसाइट का क्या है, ये फ्रंट एंड है। ये वेबसाइट का फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड मतलब जो यूजर्स देखते हैं। अब ये वेबसाइट कैसे बनी हुई है, वो इसका बैक एंड है, जो कि यूजर्स नहीं देखते। कोई भी यूजर इसका सोर्स देखने में इंटरेस्ट नहीं होगी किसी को, ठीक है ना। उसको तो यही देखना है, जैसे दराज पे जाके कोई बंदा माउस खरीदता है तो किसी को ये तो नहीं देखना कि भाई उस वेबसाइट का सोर्स कोड क्या है। वो तो यही देखेगा कि भाई कहाँ पर लिखा हुआ है, माउस कैसा है, कितने का मिल रहा है, ऐड टू कार्ट कैसे करेंगे, हम तक कैसे पहुंचेगा, पेमेंट मेथड क्या होगा। ये सारी चीज़ें उसके ज़हन में आ रही हैं, यानी वो वेबसाइट का फ्रंट एंड देख रहा है। लेकिन हमने एसईओ करनी है तो हमने जितनी भी एसईओ करनी है सारी इसके बैकएंड पे जाके करनी है। तो हमें पता होना चाहिए कि बैकएंड क्या है, और उसी के लिए हम एचटीएमएल को अंडरस्टैंड करने लगे हैं। तो अगर आपको किसी भी वेबसाइट का, अब ये देखिए ये वेबसाइट है एक्चुअल, इस पर क्लिक कीजिए, ये लिखा हुआ आ रहा है ना, कनेक्शन इज सिक्योर। तो ये वेबसाइट नज़र आ रही है, ये लाइव वेबसाइट है जो खोली हुई है हमने। अगर हमने इसका सोर्स कोड देखना है तो हम यहाँ पर कर देते हैं कंट्रोल यू, शॉर्टकट किया मैंने। मैं चाहता तो कंट्रोल यू ना करता, यहाँ पे राइट क्लिक करूँ जहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, खासतौर पर ये क्या लिखा हुआ आ गया, व्यू पेज सोर्स, कंट्रोल यू आ रहा है। तो कहते हैं यहाँ, तो यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज कर लो कंट्रोल यू। यहाँ से हमें सिर्फ सोर्स कोड नजर आता है, हम तब्दील नहीं कर सकते, ये ज़हन में रखना है। यहाँ से हमें सिर्फ सोर्स कोड नजर आता है, चेंज नहीं करना, हमने चेंज नहीं कर सकते हम। आगे एक्चुअली ये वो सारा सोर्स कोड है जिस कोड की वजह से ये पूरी वेबसाइट डेवलप हुई हुई है, और ये सारे का सारा कोड HTML के अंदर लिखा हुआ है। बेशक ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, लेकिन वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल भी HTML के अंदर ही हुआ है। हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ नहीं करना। हो सकता है कि ये PHP में बनी हो वेबसाइट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हो सकता है इसमें कुछ स्क्रिप्टिंग यूज हुई हुई है, हो सकता है इसमें कुछ CSS इस्तेमाल हुई हुई है,
कोई सी भी लैंग्वेज बनी हुई है, हमें एसईओ के पर्पज से इसको बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करना। हमें एसईओ के पर्पज से सिर्फ और सिर्फ एक इंटरेक्शन करनी है, और वो कौन सी है? HTML इंटरेक्शन। हमें HTML समझ आनी चाहिए इसकी वजह से, क्योंकि जहां जहां चेंजेस करनी है वो HTML है, एसईओ जहां पे करनी है वो HTML है। बस हमें इसकी प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जरा HTML, अब ये हमें पता लग गया कि ये जो वेबसाइट है एक्चुअली ये एक HTML फाइल है, ऐसे ही है ना? मतलब ये जो वेबसाइट का पेज खुला हुआ है एक्चुअली ये क्या है? ये एक HTML फाइल है। तो अब हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि भाई पहले हम ये समझते हैं कि HTML फाइल क्या होती है, HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, और HTML फाइल बनाते कैसे। मतलब हम यहाँ से बात शुरू करते हैं। नोटपैड प्लस प्लस, सबसे पहले मैंने क्या कहा आपको कि आपने भाई नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर लेना है। कैसे इंस्टॉल कर लेना है? इंटरनेट पे जाएं, वहां पे जाकर लिखें, जाकर डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है, तो इंस्टॉल कर लें, क्लिक करें, इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल हो गया तो क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम आगे, सबसे पहला टास्क आपका ये है कि घर जाके नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर लेना। अच्छा, फिर आपने पहला टास्क क्या करना है? अब ये नोटपैड प्लस प्लस एक एडिटर है जो बहुत सारी एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है। लेकिन हमारा इस वक्त टास्क इसके लिए क्या है? हमारा इस क्लासरूम में बैठकर क्या टास्क है? इस क्लासरूम में बैठकर हमारा एक टास्क है कि हमें HTML फाइल को एडिट करना है, ऐसे ही है ना? इसका मतलब हमारा जो टास्क है वो HTML है, हमें किसी और टास्क से कंसर्न नहीं है। तो सबसे पहले काम करते हैं कि हम HTML फाइल को यहाँ पर सेव करने का तरीका सीख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? अपनी HTML फाइल को पहले ही सेव, हालांकि मैंने कुछ किया भी नहीं है, मैं कहता हूँ पहले सेव कर लेता हूँ, साथ साथ अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। कैसे सेव करना है? फाइल में आए, सेव एज में आए, भाई जिस लोकेशन पे सेव करना होगा यहाँ से अपनी मर्जी की लोकेशन ले लें। जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ आपकी क्लास के नाम से 728 का, ठीक है। जब भी काम करें ना तो फाइल मैनेजमेंट के पॉइंट से करें कि आप कहाँ पर सेव करें, भैया आपको पता होना चाहिए ना। तो हर दफ़ा जब टास्क एक शुरू करने लगे, जैसे आप मैंने पढ़ाया इस तरह कर लिया, आप घर में भी HTML का फोल्डर बना लेना, ताकि जितनी भी प्रैक्टिस करें सारी फाइलें उसके अंदर रख के करें, ठीक है। आपको भी पता होगा आपकी फाइलें कहाँ जा रही हैं। मैंने इसे खोला, यहाँ पर आकर क्या करना है? फाइल का नाम रखना है। यहाँ लिख दिया कि मैंने फर्स्ट फाइल, कुछ भी नाम रख सकता हूँ, मैंने अपनी चॉइस से फर्स्ट फाइल रख दिया। अब यहाँ पर हम बनाना कौन सी फाइल चाहते हैं? HTML फाइल बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है? सेव एज टाइप्स। कहता है भाई किस टाइप की फाइल बनाओगे मुझे बता दो। सो यहाँ पर लिस्ट देखें कितनी बड़ी है, भाई बहुत लिस्ट है। ये देखें, ये सारी की सारी फाइलें कोई बना सकता है, भाई इनका हमसे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, मैं कह ये हमारे काम का सिर्फ इसमें क्या चीज़ है? HTML है। तो आपने HTML फाइल को यहाँ से ढूंढ लेना है। तो इस तरह ड्रैग करके ढूंढना ज़रा मुश्किल लगता है। मैं H प्रेस करता हूँ, देखिए मैंने पहली दफ़ा H प्रेस किया, हॉलीवुड स्क्रिप्ट पे आ गया, वो लेकर H वाली कैटेगरी में ले आया। फिर से मैंने H प्रेस किया, आगे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा हुआ आ गया। ये किस चीज़ का एब्रिविएशन है? HTML का, ठीक है ना। तो यही चाह रहे थे ना बनाना, तो इसको चूज कर लें, बन गया। ये मैंने क्या सिखाया आपको? HTML फाइल को कैसे सेव करना है हम लोगों ने नोटपैड प्लस प्लस में। अभी मैंने स्ट्रक्चर नहीं लिखा इसका। अब अगले ही लम्हे हम इसका स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है। भाई किसी भी फाइल का स्ट्रक्चर जब समझ में आएगा, डिज़ाइन, तभी पता लगेगा ना कि ये बनेगी कैसे। फाइल नहीं बनाने लगा, सिर्फ स्ट्रक्चर बताने लगा। सो एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है? यहाँ पर मैंने एक लगाया लेस देन, फिर मैंने लगाया एक HTML और एक ग्रेटर देन। अभी तो मैंने इसका नाम रखा लेस देन और ग्रेटर देन इज कॉल्ड हियर टैग। मैंने क्या किया? एक टैग यूज किया, उस टैग के अंदर एक मैसेज दिया, तो मैंने कहा ये HTML का टैग है। इट इज़ नॉट हैश टैग, वो जो सोशल मीडिया का हैश टैग होता है, ये वो नहीं है, ये HTML का टैग है। तो मैंने स्टार्ट कहाँ से की फाइल? HTML से। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया? यहाँ पर आया और यहाँ पर फिर दोबारा से मैंने लगा दिया, इस दफ़ा मैंने क्या साथ लगाया? एक स्लैश लगाया और दोबारा वही टैग लगा दिया। सो हम ये कह रहे हैं कि वो जो ऊपर मैंने लिखा वो इस टैग का स्टार्ट है और नीचे जो लिखा
एंड है। अब जरा थोड़ी देर के लिए काम करें और वेबसाइट में और इसके कोड को भी देखते हैं कि ये कैसे स्टार्ट हुई है। ऐसे ही है ना, ये भी यहीं से स्टार्ट हुई है, ये वेबसाइट खोली हुई है मैंने, और ये एंड कहां पे हो रही है? ये भी HTML से स्टार्ट हो रही है, HTML पर एंड हो रही है। ये स्ट्रक्चर बताया ना कि एक पूरी की पूरी वेबसाइट जो होती है वो HTML में होती है। अच्छा, अब इसका अगला पार्ट क्या? इसका जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है हेड का। फिर मैंने एक लेसन लगाया, हेड लिखा और फिर स्लैश हेड कर दिया। दूसरा पार्ट, इसका जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है बॉडी, और फिर मैंने स्लैश बॉडी कर दिया। और इसका एक पार्ट और भी होता है जिसे हम बोलते हैं फुटर। जहां पर बॉडी एंड होती है उसके नीचे जो भी पार्ट होता है वो फुटर ही होता है, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। अब ये इसका एक स्ट्रक्चर, मैंने अभी तक इस फाइल में कोई इनपुट नहीं की, अभी भी आपको मैंने स्ट्रक्चर दिखाया। अभी अगर हम इस वेबसाइट पर आकर देखें तो क्या इसका स्ट्रक्चर भी ऐसे ही है? जरा चेक करें। ये देखिए क्या एंड हो रहा है, बॉडी एंड हो रही है, इसका मतलब बॉडी स्टार्ट भी हुई होगी। ये कौन सा पार्ट आ रहा है? हेड का। कंट्रोल F करते हैं, कंट्रोल F शॉर्टकट होता है फाइंड का। सो यहां पर मैंने लिखा स्लैश हेड, मिल गया आपको इसका भी हेड एंड। जहां पर इसके हेड का एंड हो रहा है वहां पर क्या स्टार्ट हो रहा है आगे से? बॉडी। तो ये स्ट्रक्चर देखा हमने सारा। तो ये हमें समझ में आ गया कि HTML फाइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब अगर हम ये कहें कि क्या ये ह्यूमन स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है? मिलता जुलता है ना ह्यूमन स्ट्रक्चर से। मेरे और आपके स्ट्रक्चर से बिल्कुल मिलता जुलता है भाई। हमारा भी हेड है, हेड के बाद बॉडी है, फिर फुटर, पूरी की पूरी बॉडी है इंसान की। तो ये HTML का स्ट्रक्चर बिल्कुल ह्यूमन साइकोलॉजी के मुताबिक बना हुआ है। अब स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया। अब हमें समझ में आ गया कि भाई कहाँ कहाँ क्या लिखना है। मतलब वो ये कह रहा है बॉडी का पार्ट पहले समझ लेते हैं कि बॉडी में क्या लिखते हैं। आप जब किसी वेबसाइट को खोलते हैं, जब आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो जो आपको वेबसाइट नज़र आती है, मिसाल के तौर पर मैंने न्यूज़ पढ़नी है, मैंने लिखा geo.tv, न्यूज़ खुल गई मेरे सामने, मैं पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ न्यूज़ को। तो वो वाला जो पार्ट है वो कहाँ पर है? वो बॉडी में। जो वेबसाइट का पार्ट आपको दिखता है वो कौन सा है? वो बॉडी का है। लेकिन हेड का सारा पार्ट आपको नहीं दिखता। हेड क्या है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमें प्रोग्रामिंग के पॉइंट से चाहिए होती हैं, या हेडिंग के हवाले से चाहिए होती हैं, या उन्हें सबसे पहले हमने लोड करना होता है, वो हिस्सा हम कहाँ पे लिखते हैं? हेड में। हेड का पार्ट आपको पेज पे नज़र नहीं आएगा। देखेंगे कहाँ कहाँ नज़र आएगा, मैं बताऊंगा भी आपको, लेकिन वो पेज पे नज़र नहीं आएगा। पेज में कौन सा हिस्सा नज़र आएगा? सिर्फ और सिर्फ बॉडी का पार्ट नज़र आएगा। अब अगर मैं इस वेबसाइट को देखूँ और अभी के लिए मैं ये कहूँ कि इस वेबसाइट में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें हेड में दी हुई है, तो अभी के लिए ये दो चीज़ें आ रही हैं। क्या है जी? पहली चीज़ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, एक टाइटल लिखा हुआ आ रहा है बेस्ट प्रोफेशनल किचन, और उसके साथ हमें क्या नज़र आ रहा है? एक तस्वीर नज़र आ रही है। दो चीज़ें नज़र आ रही है ना। तो ये दोनों पार्ट्स कहाँ पर हैं? ये दोनों पार्ट्स कहाँ पे हैं जी? हेड में। ये दोनों पार्ट्स कहाँ पे नज़र आ रहे हैं हमें? हेड पे हैं। तो यहीं से हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। पहले हमने सिर्फ स्ट्रक्चर समझा है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी HTML फाइल है वो इसी स्ट्रक्चर में बनी है, इसके अंदर की इनपुट अलग है, लेकिन स्ट्रक्चर यही है इसका। तो मैंने जितना काम किया, मैं सेव का बटन दबा देता हूँ ताकि सेव हो जाए। सेव हो गया। अब मैं सिर्फ आज दो टैग पढ़ाने लगा हूँ आपको, एक टाइटल और एक फेविकॉन। वो जो तस्वीर है उसको हम HTML में टेक्निकली कॉल करते हैं फेविकॉन। तो लेकिन उससे भी पहले हमारे पास क्या है? टाइटल। तो मैं यहाँ आया और एक टैग लगाया टाइटल का, फिर क्या किया? एंड किया टाइटल का, और ब्रैकेट में आकर मैंने टाइप कर देता हूँ वेबसाइट का टाइटल। गूगल के मुताबिक आपकी वेबसाइट का टाइटल 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए मैक्सिमम। मैं यहाँ लिखता हूँ बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। चलिए जी, ये मेरा वेबसाइट का टाइटल है। अब जरा थोड़ी देर के लिए कितनी इसकी लेंथ होनी चाहिए? मैक्सिमम 60 कैरेक्टर्स। अच्छा, अब
अगर फॉर एग्जांपल हम थोड़ी देर के लिए सोचेंगे भी हम 60 कैरेक्टर्स नहीं लगते, हम 120 रख लेते हैं, हम 200 कैरेक्टर्स रख लेते हैं, नुकसान क्या होगा? भी गूगल कह रहा है 60 रखो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 61 कैरेक्टर को तो गूगल रीड भी नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा, तो फिर वेबसाइट कैसे रैंक होगी? उसके स्टैंडर्ड पे चलना पड़ेगा ना। अच्छा, अब ये फाइल बिल्कुल बन गई है, अब इसकी आउटपुट देखते हैं क्या है। पहले तो उस फोल्डर में आते हैं जिस पे हमने काम किया था, ये था 728, ये फाइल बनाई है अभी मैंने। पहली बात तो ये कि आपकी फाइल के साथ क्रोम का आइकॉन आना चाहिए, जो भी आपका इंटरनेट ब्राउजर है उसका आइकॉन आना चाहिए। अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपकी फाइल ठीक बन गई है, और अगर इसके साथ टेक्स्ट आइकॉन आ रहा होगा इसका मतलब आप कोई मिस्टेक करके आए, फाइल सेव करते हुए कोई मिस्टेक की आपने। लें जी, खुल गया, ये आ गया मैसेज ऊपर, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, तस्वीर वाली जगह भी खाली आ रही है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइटल, जरा ये समझ लेते हैं। मैं एक आम यूजर की तरह गूगल पर आया और यहां आकर ना मैंने कीवर्ड लिखा, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, लिख दिया जी। मैंने कीवर्ड टाइप किया ना, एक सर्च क्यूरी लिखी। अब आप ये देखें कि उस सर्च क्यूरी के अगेंस्ट एक वेबसाइट ऊपर आ रही है, आ रही है, उस सर्च क्यूरी के अगेंस्ट एक वेबसाइट हमें ऊपर नजर आ रही है। उस वेबसाइट का सबसे ऊपर यूआरएल आ रहा है, उसके ऊपर dckitchen.org उसका डोमेन नेम आ रहा है, नीचे उसका यूआरएल पूरा आ रहा है, और उसके नीचे बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है। ये वेबसाइट का टाइटल है। अब आपको कुछ अंदाजा हुआ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? यानी ये वो वाला कंटेंट है जिसकी वजह से वेबसाइट रैंक हो रही है, और ये कहाँ पे मेंशन हुआ है? टाइटल में। इसका मतलब है टाइटल में क्या आ रहा होगा? कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड, फोकस कीवर्ड सेट किया हुआ है हमने। आगे जाकर हमने ये करना है, लेकिन अभी हमने ये समझा कि टाइटल में मैसेज चेंज कैसे करते हैं। हमें तो पहले ये आना चाहिए ना, टाइटल का मैसेज लिखते कैसे हैं, टाइटल का मैसेज चेंज कैसे करते हैं। और हमें ये पता लग गया कि ये इतना बड़ा फैक्टर है कि कोई बंदा सर्च क्यूरी करेगा तो गूगल उस पूरी वेबसाइट के टाइटल की वजह से वेबसाइट को रैंक करेगा। समझ में आई बात? अब जरा हमने क्या कहा था कि 60 कैरेक्टर्स होना चाहिए, जिनका 60 कैरेक्टर्स नहीं है सबसे पहले देखते हैं नीचे आकर क्या हालात है जी। नहीं नजर आ रहा ना? जिन्होंने 60 कैरेक्टर से ज्यादा लिखा उनके आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? डॉट डॉट। इसका मतलब है कि 60 कैरेक्टर से एक्सीड कर गया, अब गूगल उसको रीड भी नहीं कर रहा, और आपको ये भी पता लग गया कि ये वाली वेबसाइट रैंक हुई है इस कीवर्ड के अगेंस्ट। ठीक है, जरा इस वेबसाइट के यूआरएल को भी पढ़ लें एक दफा। मैं इसे राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। इधर ये बड़ा लंबा थोड़ा सा यूआरएल है, थोड़ा सा इसका फॉन्ट छोटा कर लेते हैं। ये क्या यूआरएल है? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dckitchen.org, ऐसी है। अब अगर मैं इस पूरे को यहाँ फिर कॉपी करूँ नीचे वाली लाइन में, तो दोनों में जरा डिफरेंस समझ लेते हैं पहले। और एक ये यूआरएल है, ऐसी है ना? अच्छा, दोनों में क्या फर्क है? जो दूसरी लाइन में लिखा हुआ है वो क्या है? डोमेन है, मेन डोमेन। और जो ऊपर वाली है वो क्या है? सब डोमेन। विंडो में फोल्डर बनाते हैं और फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना लेते हैं, उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना लेते हैं। जो अंदर वाले फोल्डर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सब फोल्डर्स। और जो मेन रूट का फोल्डर होता है उसे हम यहाँ तो मेन रूट फोल्डर बोलते हैं या फोल्डर ही बोलते हैं। सो अब यहाँ पर ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई, एक डोमेन और एक सब डोमेन। हमें पहले तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जो यूआरएल हमने खोला ये डोमेन है कि ये सब डोमेन है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये डोमेन है कि ये सब डोमेन है? तो जो डोमेन होगी वो इस तरह लिखी होगी, और जो सब डोमेन है वो इस तरह लिखी होगी, यानी डॉट से पहले भी कुछ होगा। अगर डॉट से पहले कुछ है इसका मतलब है ये क्या है? सब डोमेन। ठीक है, इधर आए जरा।
यहाँ पर एक और मैं टर्म लिखता हूँ, जॉब्स ट्रस्ट स्कूल। चलो, इनका भी एक यूआरएल आ गया, इस यूआरएल को भी कॉपी करें जरा। अब आप मुझे बताइएगा ये क्या है, क्या चीज़ है ये? डोमेन है कि सब डोमेन है? ये सब डोमेन बनी हुई है, क्योंकि डॉट से पहले भी कुछ आ रहा है। अब अगर मैं इसको यूं कर दूं, ये क्या है? ये डोमेन है। ओके, तो ये क्या है? सब पता लग गया? पहचानेंगे कैसे कि भाई ये मेन डोमेन है कि ये सब डोमेन है? अच्छा, अब होता क्या है बेसिकली, हम तो डोमेन परचेज करते हैं और उसके बाद हम होस्टिंग परचेज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास तो एक ही यूआरएल आया ना, सिर्फ geo.tv बस। लेकिन अब अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम और कंटेंट भी लिखना चाहते हैं, जैसे भी स्कूल वालों ने कैरियर्स का एक अलग से बनाया हुआ था, जियो टीवी वालों ने उर्दू का एक अलग से बनाया हुआ है, तो इसके लिए जब हम होस्टिंग परचेज करते हैं तो हमें सब डोमेन्स भी मिलती हैं कि भाई आपको इतनी सब डोमेन्स की ऑप्शन है, अगर आप फ्री बनाना चाहें तो बना सकते हैं इसी के अंदर। अब जब मैंने वो कैरियर्स वाला पेज दिखाया आपको, तो वेब डेवलपर तो किसी और पर्पस के लिए उन्हें यूज़ कर रहा है, इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर रहा है ना, कि भाई इसी तरह अगर किसी जगह पे जॉब्स होंगी तो वो लिखेगा जॉब्स डॉट वेबसाइट का नाम। लेकिन एसईओ के पॉइंट से हम इसका इस्तेमाल बिल्कुल डिफरेंट करते हैं। वो क्या करते हैं, हम अपने कीवर्ड को टारगेट करने के लिए भी सब डोमेन्स बना लेते हैं, क्योंकि एसईओ का एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कीवर्ड इन यूआरएल, कि ऐसी वेबसाइट्स जिनका यूआरएल कीवर्ड यूआरएल में होगा वो उसको पहले रैंक कर देगा। तो हम क्या करते हैं, भाई एक वेबसाइट है, उसके 5 कीवर्ड्स हैं और उसको पता है ये 5 कीवर्ड्स के अगेंस्ट के इतने सारे कंपटीटर्स हैं, तो वो क्या करेगा, एक पहले तो अपनी वेबसाइट, जैसे हम कहें पीक सॉल्यूशंस, तो हम कहेंगे peaksolutions.edu.pk, ओके। उसके बाद की अगली क्या है, अगला उनको पता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज बहुत ही हॉट है, कोई भी बंदा लिखे तो हमारी वेबसाइट आनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, पीक सॉल्यूशन के अंदर एक सब डोमेन क्रिएट की, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, पूरा यूआरएल क्या बन गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज डॉट पीक सॉल्यूशंस डॉट edu.pk, पूरा एक पेज बना दिया जो आप समझ लो कि पीक डिजिटल मार्केटिंग का पेज है बस। उसके बाद उसके जो बाकी के मेन्यूज हैं वो पीक सॉल्यूशन पर लेकर जाते हैं। ट्रैफिक बाय कर लिया हमने, एक हमने बनाया वेब डेवलपमेंट कोर्सेज डॉट पीक सॉल्यूशन डॉट edu.pk, पूरे का पूरा पेज डिजाइन कर दिया वेब का। उसके बाद अबाउट का पेज, कोर्सेज का पेज, वो सारे के सारे यूआरएल्स कहाँ लेकर जाते हैं, peaksolution.edu.pk पे। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम ये कहें कि भाई चुगुर्जी से लेकर इधर तक, सपोज करते हैं कोई 20 कंप्यूटर कॉलेज है, अब उनमें से एक कंप्यूटर कॉलेज पीक सॉल्यूशन भी है। अब हम ये कहते हैं कि भाई जो बंदा चुगुर्जी से आता है इधर को, तो वो किसी ना किसी कंप्यूटर कॉलेज के रास्ते में काबू में आ जाता है। लेकिन हमारा कॉलेज तो इधर है ना, अब इसको हम मूव करके तो पीछे नहीं लेकर जा सकते, कभी आगे कर लें कभी पीछे कर लें। हमने क्या किया, हमने ना कुछ 6-7 ऑफिस बना लिए चुगुर्जी से, छोटे छोटे ऑफिस खरीदे, स्टाइलिश सा बनाया, बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा दिया पीक सॉल्यूशंस का, और वो ऑफिस कौन से हैं, वो एडमिशन ऑफिस है। अब हम उधर से बैठकर compete करना शुरू कर दिया उन कंप्यूटर कॉलेजेस को जहाँ से हमें डाउट पड़ रहा था कि भाई यहाँ से जो है ना वो स्टूडेंट्स कैप्चर कर लेते हैं वो। अब उधर एडमिशन होता है, यहाँ आकर स्टूडेंट पढ़ते हैं। बिल्कुल यही तरीके, यही साइंस है, सेम यही वाली साइंस किसके लिए है, डोमेन, सब डोमेन से। सो ये स्ट्रेटेजी हम इस्तेमाल करते हैं, और आप देखो तो हमने ये स्ट्रेटेजी इस्तेमाल भी की हुई है इस वेबसाइट में। आपको फील हो रहा होगा, ये देखिए मैंने क्या लिखा, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। अब ये किया क्या, मैंने एक कीवर्ड को यूज किया और उसकी सब डोमेन बना दी, और एक्चुअली वेबसाइट कौन सी है, बिजनेस कौन सा है, डीसी किचन का बिजनेस है, डोमेन डीसी किचन की है, लेकिन हमने टारगेट इसको करा लिया। अब मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ, जरा पेज खुलता हुआ देखें, ये वो पेज खुला जो हमारा यूआरएल था, लेकिन जब मैं इसके मेन्यू पर जाता हूँ और मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं आप कौन सा पेज खुलता है। चेक करें जरा,
पेज चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? हम उसको वापस पीक सॉल्यूशन के एडमिशन जो हमने चुबुर्जी के पास किया था ना, उसको हम अपने कॉलेज में ले आए हैं। वेबसाइट चेंज हो गई। ये वाली स्ट्रेटेजी बहुत क्विक स्ट्रेटेजी होती है अपने कंपटीटर्स के साथ बहुत सारे कीवर्ड्स को compete करने के लिए। अब भाई आपके कंपटीटर तो बहुत सारे हैं, हो सकता है किसी कीवर्ड पे आप ऊपर आ रहे हो, किसी पे वो आ रहा हो। अब जहां जहां वो ऊपर आ रहा है ना, उसके लिए मैंने सब डोमेन बना लिया। तो अब मैं भी इसके ऊपर आ गया, भाई मेरे कंपटीटर का नाम तो ब्रांड नेम ही होगा ना, तो मैं पूरे का पूरा कीवर्ड ही ले गया हूँ। फिर जब मैं डोमेन परचेज करता हूँ तो डोमेन नेम तो ऑलरेडी बहुत सारी सेल हो चुकी होती है। मेन डोमेन मिलने के चांसेस भी, अब मैं कहूँगा मुझे प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट की डोमेन चाहिए, कभी भी नहीं मिलेगी, कीवर्ड है। लेकिन जब मैंने dckitchen.org खरीद लिया तो उसके अंदर जब मैं सब डोमेन बनाऊंगा तो यहाँ पर नाम का तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि वो मेन रूट पर तो डोमेन्स बन ही नहीं रही हैं, वो तो मेरी डोमेन के अंदर डोमेन बन रही हैं। और फिर वोट भी मिल रहा है कि भाई ये डीसी किचन भी किचन है और प्रोफेशनल किचन भी किचन ही है, तो दोनों एक ही इंटरेस्ट की वेबसाइट्स हैं, तो रैंक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सो ये एक टेक्निकल तरीका है जिससे हम वेबसाइट को रैंक करा लेते हैं। ठीक है, चलें जब आ जाए वापस इसमें। आज हमने क्या पढ़ लिया? टाइटल, बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? HTML जो है बहुत बेसिक है, आजकल तो मेरा ख्याल है वो मैट्रिक में भी बच्चों को पढ़ाते हैं ये। हाँ, अब पहले नहीं पढ़ाते होते थे, अब पढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने। इसकी वजह ये है कि आज के दौर में हर चीज़ वेब टेक्नोलॉजी है और हर वेब टेक्नोलॉजी कोडिंग है। आप देखते हैं ना अक्सर ऐड आ रहे हैं कोडिंग सीखें। कोडिंग सिखाने की बात क्यों करते हैं? इसलिए कि हर वेब टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आपको कोडिंग की ज़रूरत है। और अगर आप कोडिंग एक्सपर्ट नहीं हो, प्रोग्रामिंग नहीं है, कोडिंग इज़ नॉट, HTML इज़ नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी हमने पढ़ा ना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स इसको अगर हम ये कहें कि ये कैसी लैंग्वेज है, तो हम ये कहते हैं ये एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है। लेकिन एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं? अपनी इंग्लिश को मार्क करके ब्राउजर फ्रेंडली कर रहे हैं, बस ये वो ब्राउजर पे नजर आ जाए। सो ये कहलाती है फॉर्मेटिंग लैंग्वेज, नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें कोई मैथ इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई साइंस भी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जब तक हमें ये नहीं आएगी उस वक्त तक हम वेब टेक्नोलॉजीज को भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे और स्पेशली SEO को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। SEO के लिए, और इसके लिए मैंने हार्डली आपको 6 से 7 टैग समझने हैं हमने बस। आज एक टैग समझ लिया टाइटल का, फेविकॉन की बात करेंगे, हेडिंग स्टाइल की बात करेंगे, बोल्ड स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे, इमेज की बात करेंगे एंड फाइनली हाइपरलिंक की बात करेंगे। तो हम लोग फुल ग्रिप में आ जाएंगे कि हम वेबसाइट की SEO कैसे करेंगे। लेकिन ये वाला कोई भी पॉइंट आपका वीक रह गया तो आपको SEO समझ में नहीं आएगी। ठीक है।